सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा राज्य के तमाम मंदिरों व सार्वजनिक स्थलों में पशु बलि पर रोक लगाने के आदेश जारी करने के बाद जिला देवी देवता कारदार संघ ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जिला देवी देवता कारदार संघ ने आपत्ति जताई थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा राज्य के तमाम मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों में पशु बलि पर रोक लगाने के आदेश जारी करने के बाद कुल्लू जिला के देवी देवता कारदार संघ ने आपत्ति जताई। इस बात को लेकर कारदार संघ ने एक बैठक कर इसकी पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया। कारदार संघ का मानना है कि हाईकोर्ट में सरकार द्वारा मजबूत पक्ष नहीं रखा गया। उनका कहना है कि ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यहाँ आज भी देवी देवताओं से पूछे बिना कोई काम नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के ऊपर इस तरह का कानून आज तक लागू नहीं किया गया। जैसे जो बलि प्रथा पर काफ़ी आजकल चर्चा हो रही है, हमारा विरोध चल रहा है। हमने माननीय उच्च न्यायालय में इसकी रिव्यू पिटीशन डाल दी। आज 2 दिन हम शिमला में थे, रात को पहुँचे और आज पिटीशन दायर हो चुकी है हमारी। तो इस पर अगली कार्रवाई जो होगी अपना पक्ष रखेंगे और हमारी कोशिश है कि भाई हमारी माननीय अदालत हमारी बात को सुनेगा, क्योंकि एक्चुअली में यह धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ख़ास करके कुल्लू ज़िला तो देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। कुल्लू ज़िला क्या पूरा हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का डोमिनेटेड एरिया है और यहाँ देवी देवताओं का कानून चलता है और हम उससे बंधे रहते हैं हमेशा। और देवी देवताओं के ऊपर तो किसी का इस तरह का कानून आज तक हुआ नहीं लागू। अगर अभी 26 को हमारा जगती में इसका देव संसद बुलाई हुई राजा महेश्वर जी ने, उसमें हम शरीक करेंगे। वहाँ जो देवी देवताओं का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। वो तो हमको पालन करना ही पड़ेगा। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से अजय राणा के साथ मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पिछले माह हुई भारी बारिश के कारण तबाही का जायजा और उसके लिए राहत राशि प्रदान करने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के धर्मपुर और भोरंज सब डिवीजन का दौरा किया। अपने इस 1 दिवसीय दौरे के दौरान जहां मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों का खुद जायजा लिया, वहीं जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुना। पिछले माह भारी बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के धर्मपुर और भोरंज सब डिवीजन का दौरा किया। हमीरपुर जिला के 289 प्रभावितों को 44 लाख के लगभग फौरी राहत राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने भोरंज उपमंडल के चंबोह, बजडोह, छौ तथा खड बाजार में राहत तथा पुनर्वास का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्वास के लिए प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाए और जिन लोगों के मकान इस घटना में तबाह हो गए हैं उन्हें फिर से बसाने के लिए सरकार पूरी मदद करेगी। उसमें हमीरपुर जिले के अंदर 10 व्यक्तियों की मौत हुई है और कुल मिलाकर जो मकान डैमेज हुए हैं, जो नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो 265 और जो गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं वो 212 है और टोटल कुल मिला के जो परिवार है जो उससे प्रभावित हुए हैं वो 572 है और लाइफ स्टॉक जो है जो पेरिश हुए हैं वो 110 है। तो रिलीफ फंड दी है वो 73 लाख रुपए जो है वो आवंटित हो चुका है। 76 लाख। हमीरपुर में 27.45 लाख रुपए दिए गए हैं और भोरंज में 22 लाख दिए गए हैं और उसके बाद जो है इनको परमानेंट रूप से रिपेयर करने के लिए जो भी सरकार कदम उठाएगी एंड नो फंड्स विल बी स्पेयर्ड फॉर दिस पर्पस। नो फंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड विल बी गिवन। ये जो सड़कें जैसे पहले थी उसकी हालत उसी हाल पे उनको वापस लाया जाए। मैंने आदेश दिया है कि जो सफेद हो गई है
they will again उनको कैसे टैलिंग और बैटिंग जो टाट और मेटल सर्दी बची थी उनके टैलिंग और बैटिंग किए जाए। जो किसानों के या निजी भवन डैमेज हुए हैं उनको वो रिलीफ मैनेजमेंट के बजाय उनको फिर से मकान बनाने के लिए सरकार मदद करेगी। हमीरपुर से सिटी चैनल के लिए संजीव बॉबी के साथ अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के क्षेत्रीय अस्पताल में मातृ शिशु की रक्षा के लिए जीवीके EMRI 108 द्वारा 2 दिवसीय BLS और BLSO प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले की 25 नर्सों ने भाग लिया, जिसमें इमरजेंसी मेडिकल लर्निंग सेंटर हैदराबाद से आए इंस्ट्रक्टरों ने प्रसव के समय आने वाली समस्याओं से निपटने और जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे इसके लिए जानकारी दी। बिलासपुर जिले के क्षेत्रीय अस्पताल में जीवीके EMRI 108 द्वारा मातृ शिशु की रक्षा के लिए आयोजित BLS और BLSO प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। शिविर में इमरजेंसी मेडिकल लर्निंग सेंटर हैदराबाद से आए इंस्ट्रक्टरों ने प्रसव के समय आने वाली समस्याओं से निपटने और जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे इसके लिए विभिन्न विधियां बताई। वहीं शिविर में जिले की 25 नर्सों ने भाग लिया। इंस्ट्रक्टरों का कहना है कि अक्सर प्रसव के दौरान कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं, जिससे मां और बच्चे की जान को खतरा होता है। इस तरह के खतरे को कम करने के लिए नर्सों को ट्रेनिंग दी गई ताकि ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के दौरान सुरक्षित प्रसव करवाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी, जो गर्भवती महिला को घर से अस्पताल व अस्पताल से डिलीवरी के बाद वापस घर तक निःशुल्क छोड़ेगी। हिमाचल प्रदेश आया है BLS एंड BLSO कोर्सेज कंडक्ट करने के लिए फॉर गवर्नमेंट नर्सेस। सो ये BLSO बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS एंड BLSO बेसिक लाइफ सपोर्ट इन ऑब्स्टेटिक्स। ये दोनों का क्या है कि जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ कम हैं, अस्पताल है मगर स्टाफ कम है, उधर हम एक मरीज को कैसे बचाना है इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन में हम मरीज को कैसे बचाना है। और BLSO का मतलब है पूरा एक गर्भवती को कैसे डिलीवरी करना है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ इक्विपमेंट सपोर्ट नहीं है, हम कैसे और हुआ बच्चों को कैसे संभालना है। अगर how to manage a pregnant woman, how to conduct a delivery and regarding the complications and how to manage those complications, how to identify the complications. These are the things we cover in our program. अच्छा, प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या होंगे इससे? Program का benefits after the completion of the course, everyone can understand what are the complications. They can they can conduct a delivery even at their home itself. वहीं इस दौरान ट्रेनिंग लेने आई नर्सों ने प्रसव व इमरजेंसी हालत से निपटने के कई गुर सीखे। में हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं, वार्ड सिस्टर्स हैं, वो काफ़ी कुछ सीख रही हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसी ट्रेनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती रहें तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को सीखने को मिलेगा और पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी मददगार सिद्ध हो गई है। इसमें है कि प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई उसको सीजर आ जाता है या उसको कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, उनको रिससिटेट करने के लिए जो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे कोई पेशेंट कोई गिर जाता है ना, कोई भी पेशेंट हमारे पास एकदम OPD में आता है, बहुत सीरियस कंडीशन में होता है और एकदम से हमने किस तरीके से शॉक को मैनेज करेंगे। डिलीवरी को लेके बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए जो प्रोफेशनल हैं हम लोग, हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर ने मुख्यमंत्री के आपदा प्रभावित दौरे को सैर सपाटा करार दिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री व विधायक ईश्वरदास धीमान, जिला भाजपा अध्यक्ष विजय अग्निहोत्री और जिला मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय शर्मा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि दौरे के दौरान मुख्यमंत्री केवल अपने करीबी कांग्रेसी नेताओं से घिरे नजर आए और प्रभावित परिवार मुख्यमंत्री के करीब भी नहीं पहुंच पाए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमीरपुर जिला से भेदभाव करने का भी आरोप लगाया।
पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक ईश्वरदास थिमान, जिला भाजपा अध्यक्ष विजय अग्निहोत्री एवं जिला मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय शर्मा ने शनिवार को संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री केवल अपना स्वागत करवाने में मशगूल रहे और उन्होंने प्रभावित परिवारों से दूरी बनाई रखी। मुख्यमंत्री केवल अपने करीबी कांग्रेसी नेताओं से घिरे नजर आए और प्रभावित परिवार मुख्यमंत्री के करीब भी नहीं पहुंच पाए। भाजपा नेता विजयपाल सोहारू ने कहा कि भाजपा मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कश्मीर के लिए हर एक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी एक गाड़ी राहत सामग्री की भेजेगी। उन्होंने बताया कि जिला के सभी मंडलों को एक सप्ताह का समय दिया गया है और विशेष तौर से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का क्षेत्र है और यहां से एक सप्ताह में अधिक से अधिक राहत सामग्री भेजी जाएगी। इस मंडल की बैठक में मेन मुद्दा यही था कि जो कश्मीर में अप्राकृतिक आपदा आ गई है, उसके लिए वहाँ पे कुछ रिलीफ के तौर पे कुछ राहत सामग्री, अनाज और कंबल ऐसा प्रदेश स्तर से तय हुआ है कि हर एक कंस्टिट्यूंसी से, हर एक विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे एक गाड़ी अनाज की और कंबलों की भेजेगी। तो लगभग ऐसा तय हुआ है कि लगभग 100 के करीब कंबल और एक यूटिलिटी वैन, मिनिमम क्राइटेरिया ये फिक्स किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हर विधानसभा क्षेत्र से एक ये गाड़ी भेजी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे और ज़्यादा कलेक्शन हो सकती है और ज़्यादा ये सामग्री इकट्ठी हो सकती है, वहाँ से और ज़्यादा भेजेंगे। सिटी चैनल के लिए नादौन से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। बैजनाथ के स्थानीय विश्राम गृह में ब्लॉक कांग्रेस की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र प्रभारी संजय शर्मा ने की। बैठक में संजय शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की सलाह दी और नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं को बैठक में आने के लिए कहा ताकि गिले शिकवे दूर कर पार्टी को मजबूत किया जा सके। बैजनाथ के स्थानीय विश्राम गृह में ब्लॉक कांग्रेस की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि संजय शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की सलाह दी। उन्होंने अध्यक्ष राजकुमार कोढ़ा से आग्रह किया कि आगामी कार्यकारिणी की रूपरेखा तैयार कर जल्दी हाईकमान को भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायती राज के चुनावों में मुस्तैदी से काम किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक किशोरी लाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की रहनुमाई में बढ़िया काम कर रही है और आने वाले दिनों में इससे भी बढ़िया काम करके इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देगी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जो 1.5-2 साल में विकास के काम किए हैं, किसी से छुपे हुए नहीं, और विकास के मामले में जो बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में इस 2-2.5 साल के कार्यकाल में काम हुए हैं वो आपसे कोई छुपे हुए नहीं। इन सभी बातों को और जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं उन्हें जनता तक पहुंचाएंगे, तभी अगले जो चुनाव हैं उनमें हम भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकें। सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी स्थित ईपीआईपी फेज 1 में प्लेट बनाने वाले उद्योग की दीवार साथ लगती झुग्गियों पर गिर गई, जिसे एक महिला व 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को भटोलकला के मल्होत्रा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे तेज बारिश के चलते झाड़माजरी स्थित एक प्लेट बनाने वाले उद्योग की दीवार वहां साथ लगी झुग्गियों पर गिर गई व झुग्गी में सो रही एक महिला व 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। शुक्रवार दोपहर 3 बजे जैसे ही दीवार गिरने की आवाज सुनी तो तुरंत वहां रह रहे लोग एकत्रित हो गए व उन्होंने घायलों को निकालने के साथ साथ अपने बच्चों की तलाश भी शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि इन झुग्गियों में 1 दर्जन लोगों के दबे होने की आशंका है। बताओ टाइम क्या बताओ? 1 बजे मेरे बालक सब दबे मरे, मैं आवाज मार रहा हूँ, कोई ना निकल, सब दूर से देख रहे। आप वहीं थे उस टाइम? बहुत तेज पड़ रही है, मैं देख रहा निकल रहा हूँ। मैंने कहीं मैं सुना हुआ झुग्गी में पानी ना आ जावा, पलक ना लो चल लो, तो ये एकदम दीवार धाड़ दीना गिरी। तो मैंने कही मेरे बालक सब दब गए, मेरी घरवाली में लौड़ा और एक भतीजो वो दब गो। अरे निकाल ले सब कंपनी वाले टाड़े हैं, क्या देख रहे।
जिला पुलिस बद्दी के डीएसपी नरेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें नेग्लिजेंट एक्टर जो है कंपनी का, या जो भी दीवार गिरी उसका क्या मटेरियल था, क्या रोल रहा, तो उसको देखते हुए केस दर्ज कर रहे हैं और उसके इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे, जो भी जिसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भी बनेगी वो करेंगे। एसडीएम नालागढ़ ललित जैन ने घटना स्थल का दौरा किया व मौके पर ही मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि घटना स्थल से मलबे को हटा दिया गया है व फिलहाल यहां किसी के भी दबे होने की आशंका नहीं है। यहाँ पर झाड़ माजरी में एक फैक्ट्री है, निजी फैक्ट्री, वहाँ पर ये दुर्घटना की सूचना मिली। यहाँ पर एक दीवार गिर जाने की वजह से उसके साथ झोंपड़ी बनी हुई थी जो उसके अंदर दब गई। 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक घायल अवस्था में अस्पताल पहुँचाया गया है। प्रशासन के द्वारा 10,000 रुपये एज इमीडिएट रिलीफ उनको दे दिया गया है। बाकी डिज़ास्टर मैनुअल के तहत जो भी प्रावधान, क्योंकि ये प्रवासी थे, जो भी प्रावधान बनता है वो उनको दिया जाएगा। यहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फायर ब्रिगेड और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी मौजूद हैं। जो डिब्रीज हैं, जो बचा कुचा है, उसको रिमूव कर रहे हैं। कंपनी प्रबंधक को कह दिया गया है कि एज अ ह्यूमैनिटेरियन मेजर जो भी उनके लिए बेस्ट है तो वो दें। तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति को इमीडिएटली दिया जाए। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। बैजनाथ के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला में आयोजित विकास एवं 21वीं शताब्दी की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आयुर्वेद के प्रधान सचिव संजय गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भारत के विभिन्न अग्रणी व प्रमुख आयुर्वेदिक संस्थानों में कार्यरत व संकाय प्रमुख तथा विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। बैजनाथ के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला में आयुर्वेद में विकास एवं 21वीं शताब्दी की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षा पीवी तिवारी ने संहिताओं व ग्रंथों के संरक्षण व संवर्धन पर बल दिया। First of all, my great pain is that whether the sufficient literature on Ayurveda is available. There are 25, 22, 23 specializations, as my father has told. May I ask that whether the books available to my younger generation on these specializations are sufficient to provide the knowledge to come into practice? संगोष्ठी आयोजन के अध्यक्ष प्रोफेसर वाई.के. शर्मा ने आयुर्वेद के विकास को युगानुरूप बनाने हेतु 10 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। Several Ayurvedic institutions, organizations are involved in quality research, but these efforts generally are remaining confined and are not being used for. सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 10 जिलों के लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के पहले दिन हिमाचल प्रदेश राज्य जूडो संघ के उपाध्यक्ष राकेश चंद्र बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता से चयनित विजेता 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 जिलों के 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन लड़कों की जूनियर व सब जूनियर चैंपियनशिप करवाई गई। हिमाचल प्रदेश राज्य जूडो संघ के महासचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता के विजेताओं को चेन्नई में राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जूडो संघ द्वारा बड़े स्तर पर एक जूडो अकादमी खोली जाएगी ताकि सैकड़ों बच्चे उसमें प्रशिक्षण ले सके। और ये जो हमारी 24th राज्य जूडो प्रतियोगिता हो रही है, इसके आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राकेश चंद्र जी, जो कि प्रधानाचार्य दभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश राज्य जूडो संघ है। और इसमें हमारे करीब 300 खिलाड़ी 10 जिलों से और कुछ जो है एकेडमी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जूनियर और सब जूनियर जो बॉयज़ का ये जो है चैंपियनशिप हो रही है। इसमें हम जो भी 24 लड़के और लड़कियां, 12 लड़कियां और 12 लड़के, इनका चयन किया जाएगा चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 5 नवंबर से 1 अक्टूबर से
10 अक्टूबर तक जो है मद्रास में हो रही है, उसके लिए जो है चयन भी किया जाएगा इनका खिलाड़ियों का। और उसके बाद एक इनका 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा और उसके बाद 24 खिलाड़ियों की टीम जो है हिमाचल की चेन्नई के लिए रवाना होगी। और ये जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें हमने सभी खिलाड़ियों का खाने और ठहरने का जो है निःशुल्क प्रबंध किया गया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। शिमला के जेसीबी पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं बच्चों को विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति से भी रूबरू करवाया जाता है। शनिवार को गेयटी थिएटर में स्कूल द्वारा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों में विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति की झलक देखने को मिली। शिमला के खलीणी स्थित जेसीबी पब्लिक स्कूल द्वारा शनिवार को शिमला के गेयटी थिएटर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शिमला नगर निगम के महापौर संजय चौहान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों से उपस्थित दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। वर्षा के कारण आप हड़ताल पर हैं? हाँ, इसी के कारण, धरती पर मनुष्य के कारण सब कुछ प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी में छेद हो गया है। और दुख की बात तो यह है कि जो अब मैं वर्षा करता हूँ वह अमर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। परेशान ना हूँ तो अब क्या करूँ? प्रणाम महाराज। नारायण नारायण। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल रेखा बाली ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का उद्देश्य बच्चों की छिपी प्रतिभा को उजागर करने के साथ साथ उन्हें एक मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को देश की विभिन्न संस्कृति के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया। ये एनुअल फंक्शन इसलिए कराते हैं ताकि बच्चों के प्रतिभावान बच्चे अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सके और साथ में हमारे पूरे साल में जो बच्चों ने एक्टिविटीज़ की होती है उनको इसमें प्राइजेस दिए जाते हैं। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी होता है और साथ में प्रतिभावान बच्चों को हम लोग सम्मानित करते हैं और हमारी 100% पार्टिसिपेशन होता है। हर बच्चे को हम चाहते हैं कि वो मंच पर आए और उसका स्टेज फेयर ख़त्म हो जाए। इसमें हमने पूरे इंडिया के ऑल ओवर स्टेट्स को कवर किया है। जैसे हमने बिहू डांस करवाया है, नेपाली डांस करवाया है, हिमाचली, और हर मतलब कोशिश की है कि बच्चों को डिफरेंट स्टेट्स की उनकी इंफॉर्मेशन दी जाए कि उनका कल्चर प्रोग्राम कैसा होता है और बच्चों को आगे से और प्रोत्साहित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं और विभिन्न ब्लॉकों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी मजबूती के निर्देश दिए जा रहे हैं।
संजय सिंह चौहान ने इस दौरान एनडीए के 3 महीने के कार्यकाल को भी निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश के लिए कोई भी नई योजना व कार्यक्रम लाने में नाकामयाब साबित हुई है और केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा देश में चलाई गई जन कल्याणकारी नीतियों को ही तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जा रहा है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार को हिमाचल को कोई नेतृत्व न देने पर इसे जनता के साथ अन्याय बताया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ये मानना है कि प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है उसको हर स्तर पर जो मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। इसके चलते ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हर क्षेत्र में और हर संगठन में मजबूती को लेकर काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसका जो जिम्मेवारी है वो अपने ऊपर ली है और प्रदेश के लगभग सभी ब्लॉकों का स्वयं दौरा कर रहे हैं। अभी हाल ही में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के दौरे पर हैं। आज वे काजा में जनसभा कर रहे हैं, उसके बाद केलांग और उसके बाद पांगी में जनसभा करेंगे। जहाँ तक केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व सरकार की बात है, पिछले 3 महीनों में भाजपा नेतृत्व सरकार का जो कार्यकाल है प्रदेश और देश के लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा है। महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है तथा यही नहीं, जो प्रदेश की जो हमारे प्रदेश और देश की जनता को जो भाजपा सरकार का योजनाएं देखने को मिल रही हैं उसमें कोई नई बात देखने को नहीं मिल रही है। बल्कि ये कहना वाजिब होगा कि जो योजनाएं वो लोगों को दिखा रहे हैं वे सारी योजनाएं यूपीए सरकार की हैं तथा उसमें सिर्फ पेट करने का काम जो है वो भाजपा के भाजपा नेतृत्व सरकार केंद्र सरकार कर रही है। जहाँ तक हिमाचल प्रतिनिधित्व की बात है, हिमाचल में भाजपा की केंद्र सरकार ने कोई प्रतिनिधित्व ना देकर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय किया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। भारतीय डाक विभाग की बड़ोग स्थित शाखा में तैनात एक ब्रांच पोस्टमास्टर पर स्थानीय ग्रामीणों ने आरडी के नाम पर लाखों रुपए का गबन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे प्रत्येक माह ब्रांच पोस्टमास्टर के पास अपनी आरडी की किश्त जमा करवाते थे, लेकिन ब्रांच पोस्टमास्टर उनकी आरडी खाते में पैसा जमा ही नहीं करवाता था। इस बात से गुस्साए आरडी खाता धारकों ने सपरून स्थित मुख्य डाक विभाग कार्यालय के अधीक्षक आर.के. चौधरी का घेराव किया और बड़ोग शाखा के ब्रांच पोस्टमास्टर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। भारतीय डाक विभाग की बड़ोग स्थित शाखा में तैनात एक ब्रांच पोस्टमास्टर पर स्थानीय ग्रामीणों ने आरडी के नाम पर लाखों रुपए का गबन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रत्येक माह ब्रांच पोस्टमास्टर के पास अपनी आरडी की किश्त को जमा करवाते रहे, लेकिन ब्रांच पोस्टमास्टर ने उनकी आरडी खाते में पैसा जमा ही नहीं करवाया। हालांकि विभाग की प्रथम जांच में करीब 28,000 रुपए की हेराफेरी सामने आ चुकी है। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कई लोगों की ब्रांच पोस्टमास्टर ने आरडी की पासबुक तक नहीं दी है और कुछ रिकॉर्ड को आग के हवाले कर खत्म कर दिया गया है। भारतीय डाक विभाग की बड़ोग शाखा में बलवंत सिंह ब्रांच पोस्टमास्टर के पद पर तैनात है। ये व्यक्ति पिछले करीब 4 साल से पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में काम करने के साथ साथ लोगों की आरडी को खुलवाने का कार्य भी करता था। सोलन के कई क्षेत्रों में बलवंत ने करीब 500 लोगों की आरडी खुलवाई थी। ब्रांच पोस्टमास्टर द्वारा की गई इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश होते ही बड़ोग पंचायत के उपप्रधान सुनील कश्यप के नेतृत्व में करीब 3 दर्जन लोगों ने डाक विभाग के सपरून स्थित मुख्य कार्यालय का घेराव किया। काफी समय तक विभाग के अधीक्षक कार्यालय में ग्रामीणों ने रोष प्रकट किया। 6 वर्षों में इसने लगभग 500 से 600 के लगभग आरडी के अकाउंट खुलवाए और अन्य अकाउंट भी खुलवाए, परंतु इसने सिर्फ उसमें एक किस्त जमा करवाई लोगों की और उसके बाद इसने किस्तें जमा नहीं करवाई और इसने अपनी वहाँ पे अलग से पासबुकें बनवाई थी और स्टैंपें बनवाई थी और लोगों को दिखाता था स्टैंप लगा के कि मैंने तुम्हारी किस्त जमा करवा दी है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता था। और जब लोगों ने इससे रसीदें मांगनी शुरू की तो ये पहले तो टालता रहा और उसके बाद ये भाग गया यहाँ से। फिर इसने लोगों के बीच में ये फैलाया कि
इसकी मृत्यु हो चुकी या इसने विष खा लिया या हॉस्पिटल में एडमिट है। परंतु जब लोगों ने यहाँ आके कंफर्म किया तो उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। खाता धारक सुमन ने कहा कि उसने अपने पति से छुपाकर पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करवाए थे। सुमन ने आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने पासबुक की एक और फर्जी कॉपी बना रखी थी जिसमें सारी एंट्री दिखाता था। उन्होंने कहा कि अब पोस्ट ऑफिस वाले भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मैं बड़ोक के पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराती थी। 2013 से मैंने अपने बच्चे के नाम से 2 कॉपियां खुलाई थी आरडी की। अपना पेट काट के मैं बच्चे को साथ लेके ड्यूटी जाती हूँ। मेरा 1.5 साल का बच्चा है। फिर हम वहाँ कमाते हैं, फिर अपनी रोजी चलाते हैं। क्वार्टर में हम लोग रहते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। और यहाँ ये भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस ने हमारे साथ धोखा किया है। हमारे को जाली कॉपियाँ दिखाते थे। इन्होंने 2 कॉपियाँ बना के रखी हुई थी। जो स्टैम्प वाली कॉपी थी वो हमें दिखाते थे और दूसरी कॉपी जिसमें एंट्री नहीं होती थी वो इन लोगों को दिखा देते थे कि लोग पैसे जमा नहीं कर रहे हैं। आज इनका पोस्ट ऑफिस का हेड बोल रहा है कि हम पैसे उसी के देंगे जिसकी हमारे पास कॉपी है। सर, अब हमारे को भारत सरकार से इंसाफ चाहिए। हमारे को भारत सरकार से ही पैसा चाहिए। हमने भारत सरकार को ही पैसा दिया है। खाता धारक गीता और काजल ने कहा कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस में 2008 से आरडी खुलवा रखी है। उन्होंने कहा कि उसमें 1 या 2 एंट्रियां ही करवाई गई हैं। हम यहाँ पोस्ट ऑफिस अप्रूव में एक आरडी जमा करवाते थे 300 रुपये की, जो आरडी 2008 से 2013 में पूरी होनी थी, जो कि इसने हमें 10 तारीख को फ़ोन करके बताया कि आपकी आरडी पूरी हो चुकी है। फिर हमने इसको फ़ोन किया, इसने फ़ोन भी नहीं उठाया किसी का। और फिर इसने बोला कि मेरी बेबी बीमार है, मैं मर गया हूँ। इसने ऐसा सब कुछ बोला। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जितना भी हमारा पैसा बनता है वो हमें दिया जाए, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 1.5 लाख है, किसी का 25,000 है, किसी का 30,000। तो हमारी यही मांगे इससे हैं कि हमारा पैसा मिले। हम लोग इसके पास आरडी करते थे जमा, तो हमने जब भी इससे कॉपी मांगनी कि कॉपी कहाँ है बेटा, तो इसने बोलना कि आंटी कॉपी तो पोस्ट ऑफिस गई हुई है एंट्री होने, कॉपी तो पोस्ट ऑफिस गई हुई है एंट्री होने। तो कुछ टाइम से इसने बोला कि आंटी आपकी कॉपी पूरी होगी, अब आप पैसा ना जमा कराएं। जब इसने भागना था उससे पहले इसने बोला कि अब आप पैसा मत, आप अपना जमा कराना। इसने हर एक बंदे के 75 हज़ार हैं, जिसमें 300 रुपये, 500 रुपये, इससे ज़्यादा 90 रुपये और कुछ नहीं है। इस बारे में भारतीय डाक विभाग मंडल सप्रून के अधीक्षक RK चौधरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बड़ोग शाखा के ब्रांच पोस्टमास्टर के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक 120 के करीब आरडी खाता धारकों की वेरिफिकेशन की गई है। करीब 28,000 रुपए की हेराफेरी सामने आ चुके हैं, जबकि 400 के करीब आरडी की जाँच होनी बाकी है। हमारी अभी तक 1 महीने से ये आदमी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी था। ये इंस्पेक्टर सोलन के अंडर ये कर्मचारी आता है। इंस्पेक्टर साहब ने यहाँ को रिपोर्ट की कि वो 1.5 महीने से गायब है या एब्सकॉन्ड या कुछ भी किया है। तो हमने ये कहा कि उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाए, वहाँ का काम स्टार्ट किया जाए कि वो क्यों नहीं आ रहा है। तो ये भी 2 या 3 दिन पहले इन्होंने वहाँ जाकर के रिपोर्ट लिया है, कुछ लोगों की पासबुक के लिए है। मेरे पास कुछ डाटा है कि टोटल अकाउंट वहाँ RD के 289 हैं और SB के 134 हैं। इसमें से टोटल अकाउंट 120 अकाउंट वेरीफाई हो चुके हैं। उसमें 3 पासबुकों में रिकॉर्ड के अनुसार कुछ हमें लग रहा है कि गबन है। हमने वेरिफिकेशन की है तो हमारे पास जो गवाही जा समथिंग है। जहाँ तक पब्लिक की बात है, यदि किसके पास पासबुक है, हमारे जो पासबुक है हमें मिली है, हमने प्रिजर्व कर ली है, हम उसको रिकॉर्ड के अनुसार वेरीफाई। इसके अलावा किसी के पास पासबुक है, मान लो कोई रिकॉर्ड में इसने कोई उसमें नहीं चढ़ाया हुआ है और पासबुक किसी के पास है, वो हमें दिखाएं और रिकॉर्ड में यदि उसमें स्टैंप लगी है, इसके साइन है हमारे रिकॉर्ड पे, वो पैसा हम क्लेम इनको देंगे। सप्रून पोस्ट ऑफिस में इस व्यक्ति ने 400 अकाउंट खुलवाए हैं और इसी शाखा में 354 इसी तरह के अन्य एजेंट हैं जिनके द्वारा करीब 2500 अकाउंट खुलवाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि विभाग द्वारा इस तरह की ठगी को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जाते हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। रोहड़ू के टिक्कर में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की 21वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ हिमोड़ा के उपाध्यक्ष यशवंत छाष्टा ने किया। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिला भर से 20 खंडों के लगभग 1400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग की 21वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुक्रवार को टिक्कर में शुरू हो गई। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाष्टा ने किया। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ पर स्कूली बच्चों व लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि यशवंत छाष्टा ने कहा कि बच्चों के जीवन में खेलों का काफी महत्व है और पढ़ाई के साथ साथ खेलें जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। छाष्टा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार एवं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और खेलों पर खर्च होने वाले बजट को भी बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि खेलों पर 30,000 की राशि को बढ़ाकर 60,000 किया गया है। मेरी आप लोगों से यही विनती है कि खेल भावना से खेल को खेलें, आदर भाव से खेल को खेलें। इससे न केवल आपका शारीरिक विकास होता है, बल्कि आपसी भाईचारा बढ़ता है। हिमाचल प्रदेश सरकार राजा वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हमेशा खेलों को बढ़ावा देती रही है। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से रविंदर ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में अधिकतर संपर्क सड़कें तय मापदंडों के अनुसार नहीं बनाई जा रही है। इसका खामियाजा वाहन दुर्घटनाओं के दौरान मानव क्षति से उठाना पड़ता है। जोखिमपूर्ण सड़कों पर यात्री बसें चलाना मौत को दावत देने समान है। रामपुर के अधिकतर सड़कें खच्चर मार्ग से भी बदतर हालत में है। सड़कों की हालत पैदल चलने लायक भी नहीं है। बस चालकों ने सड़कों की दशा को सुधारने की सरकार से मांग की है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में अधिकतर संपर्क सड़कें तय मापदंडों के अनुसार नहीं बनाई जा रही है, जिसका खामियाजा वाहन दुर्घटनाओं के दौरान मानव क्षति से उठाना पड़ता है। रामपुर के अधिकतर क्षेत्रों में सड़कें खच्चर मार्ग से भी बदतर है। सड़कों की हालत पैदल चलने के लायक भी नहीं है। सड़कों की खस्ता हालत को देखकर हिमाचल पथ परिवहन निगम के रामपुर डिपो के चालकों ने 25 रूटों को बस योग्य नहीं माना है। बाकायदा लिखित रूप में निगम प्रबंधन को भी दिया गया है। चालक यूनियन का कहना है कि नियम के अनुसार 16 किलोमीटर बाद ग्रेड 1 किलोमीटर ऊंचा होना चाहिए, जबकि क्षेत्र में 3 किलोमीटर बाद 1 किलोमीटर ग्रेड दिया गया है। इस तरह सड़क की चौड़ाई 15 फीट की जगह 9 फीट है। ऐसे में बस 8 फीट चौड़ी होती है। अगर दूसरी ओर से आदमी भी पैदल चलकर आ रहा हो तो बस खड़ी कर व्यक्ति को गुजरने के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। रास्ते में बस खराब हो जाए तो कई रूटों पर 10 किलोमीटर तक बस मोड़ने की जगह नहीं होती। ऐसे में 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इससे जहां बसों को नुकसान हो रहा है, वहीं दुर्घटना का भी हर समय भय रहता है। बस चालकों ने सड़कों की दशा सुधारने की सरकार से मांग की है। परिवहन निगम के अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप सिंह का कहना है कि ऐसी सड़कों में तेल की एवरेज नहीं आती है। सड़कें जोखिमपूर्ण है। नई सड़कों में पास देने के लिए भी जगह नहीं होती। अलग लोग जो है कि जाके एवरेज के लिए कोशिश करते हैं, और जब हमारे रोडों के बारे में जब देखा जाए तो रोडों की कंडीशन इतनी खराब है कि 1 किलोमीटर में जो मतलब 13 किलोमीटर में जो है कि 2-2 घंटे हमारे एक तकलेश से दरकारी रोड जाता है। मैं अभी 2 दिन पहले गया था बरसात में, और मेरा दिल जानता है किस तरीके से मैंने गाड़ी चढ़ाई है उस जगह पे, जिस रोड पे कि 9 फुट की चौड़ाई रोडों की है और 8 फुट की हमारी बसें हैं। अगर जो दो मतलब थोड़ा सा कहीं अगर गाड़ी के अंदर कोई मतलब मैकेनिकल वो है, ये कोई चीज़ भी टूट जाती है तो हमारे पास बचाने के लिए 6 इंच मतलब जगह बचती है दोनों तरफ, 6-6 इंच। तो इस तरीके के हालात है। कम से कम रोड की जो है चौड़ाई 15 फुट हो। और दूसरी बात, 1-1 किलोमीटर तक जो है कि हमारे को साइड देने के लिए जगह तक नहीं है। जो नए रोड पास किए गए हैं उसमें कहीं साइड देने के लिए जगह तक नहीं है। कैंची ऐसी बनाई है जहाँ की 3-3, 4-4 बार जो है कि गाड़ी को बैक करके जो है कैंची में टपाया जाता है। ये राजनीति का है, चाहे कैसे भी हम और इसका खमियाजा हमारे ड्राइवरों को भुगतना पड़ता है। कोई हादसा हो जाता है उसके जिम्मेवार ड्राइवर है, लेकिन इस चीज़ का ना तो कोई मैनेजमेंट देखता है, ना कोई पीडब्ल्यूडी को आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि पीडब्ल्यूडी वाले कि भाई ये पीडब्ल्यूडी वालों की भी गलती है। हमारी यहाँ से 2007 में परे बस गिरी थी 75-22 गाड़ी, उसका भी यही हाल हुआ। जबकि एन मोड़ पे जब गाड़ी पहुँची, ब्रेक मारने पे ब्रेक नहीं लगा तो जगह वहाँ पे बहुत कम जगह था। परिवहन निगम के ड्राइवर यूनियन के प्रधान प्रेम सिंह ने बताया कि सड़कों की हालत को देखते हुए प्रबंधन को लिखकर भी दिया गया है। वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर घटना हो जाए तो उसके लिए ड्राइवर को जिम्मेवार ठहराया जाता है। को लिख के भी दिया हुआ, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है।
और ऊपर से रोडों की इतनी ख़राब हालत है, फिर भी डीजल की एवरेज, कमानियों का टूटना, ये सारा रोडों की वजह से हो रहा है। फिर भी ड्राइवरों को इसकी जो है रिकवरी की जा रही है। पार्ट है टाइमली बसों का मतलब स्पेयर पार्ट ना होने की वजह से, ना प्रॉपर स्पेयर पार्ट ना होने की वजह से बसों का टाइमली काम नहीं हो रहा है। और यहाँ जो मैकेनिक है, अगर उनसे बोलें कि ये काम है तो बोलते हैं भाई जी स्टोर में सामान नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे। और ऊपर से मतलब वर्कशॉप के अंदर इतना कीचड़ भरा हुआ जिसमें कि मैकेनिक लोग जो है चल नहीं सकते, तो गाड़ियों का काम कैसे करेंगे। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर शिमला के गेयटी थिएटर में 3 दिवसीय हिंदी दिवस राजभाषा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह के दूसरे दिन अंतर्राज्यीय महाविद्यालय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों से आए प्रतिभागियों ने हिंदी विषय पर अपने अपने विचार रखे। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में हिंदी दिवस राजभाषा समारोह के दूसरे दिन अंतर्राज्यीय महाविद्यालय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा पर अपने विचार रखे। आधुनिक युग है, चाहे वह भाषा के क्षेत्र में कहें, विज्ञान के क्षेत्र में कहें या फिर आर्थिक क्षेत्र में कहें। भाषा की दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत देश को हिंदी भाषा का दर्जा राष्ट्रभाषा के रूप में मिला है, यानी कि अब भारत हिंदी भाषा का गुलाम रहेगा। यूं तो भारत शताब्दियों पूर्व से ही हिंदी बोलता आ रहा है, किंतु 14 सितंबर 1949 को भारत देश को हिंदी भाषा का दर्जा राष्ट्रभाषा के रूप में मिला है, यानी कि अब हमारा राष्ट्र पूर्ण रूप से हिंदी भाषा ही बोलेगा। किंतु नहीं मोड़ सकता। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम हिंदी से दूर कैसे रह सकते हैं। हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा भी समझा जाता है। कई मेरे विपक्षी साथियों का ये मानना है कि हिंदी या हिंदुस्तान वतन आज पिछड़ रहा है। जी नहीं, निसंदेह अंग्रेजी भाषा आज अंतरराष्ट्रीय भाषा है, परंतु इसे हम सीखते हैं ताकि हम दूसरे देशों से संपर्क स्थापित कर सकें। आज भारत विश्व का दूसरा वो देश है जो अपनी भाषा को प्रयोग करता है। प्रथम स्थान चीन का है जो अपनी भाषा चीनी का प्रयोग करता है। दूसरे स्थान पर हमारे देश भारत का नाम आता है। भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक अरुण शर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता का समापन 14 सितंबर को राजभाषा दिवस पर होगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रतियोगिता में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह, जिसका प्रारंभ कल यहाँ पर हुआ, जिसमें कल स्कूली स्तर की बच्चों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और आज अंतर्राज्यीय कॉलेज स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कि वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है। कल इसका समापन होगा, जिसमें कि राजभाषा दिवस समारोह पर पुरस्कार वितरण समारोह होगा, जिसमें हमारे स्पीकर माननीय बृज बिहारी बुटेल जी यहाँ पर इस पुरस्कार का वितरण करेंगे। और इसमें हमारे जो प्रतियोगी राज्य स्तर पर जो स्कूली बच्चों से, कॉलेज स्तर से और विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिंदी में कार्य किया है, उनको यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन ने शनिवार को शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मिड डे मील वर्कर्स को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर मिड डे मील वर्कर यूनियन के महासचिव छविराम गौतम ने बताया कि सरकार द्वारा मिड डे मील वर्करों की अनदेखी की जा रही है। मात्र 1000 रुपये का मानदेय देकर उनका शोषण किया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में इतने कम वेतन में उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सरकार
से निर्धारित न्यूनतम वेतन देने की मांग की है। आज की नीति है जो सरकार पॉलिसी ला रही है। आज हमारा यहाँ जो कालीबाड़ी हॉल में एक स्कूल क्लास लगी है, इसमें हमारे पूरे प्रदेश भर से 65 लोग मतलब इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। उसमें हम लोगों को संगठन के बारे में और संगठन को मजबूत करने के बारे में कुछ टिप्स दे रहे हैं। और जो सरकार मतलब नए हमारे ऊपर ये थोप रही है, वही गलती कर रही है। मिड डे मील का जैसे एक किस्म से शोषण किया जा रहा है, तो उस पे भी हम यहाँ एक नीति बनाएंगे और आगे के लिए हम अपना कोई उग्र रूप जैसे मतलब कोई धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में जा रहे हैं। तो आज हमारा ये जो यहाँ है, जैसे सरकार आजकल मिड डे मील वर्कर के लिए अनदेखी की जा रही है। कई वर्षों से हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि मिड डे मील के बारे में भी कुछ सोचा जाए। इतनी महंगाई के दौर में केवल 1000 मात्र मानदेय देना, तो ये तो किसी गरीब का शोषण ही है। जैसे उसके ऊपर नए फिर वो ये थोप देना, कानून थोप देना। जैसे 25 बच्चों की संख्या शुरू कर दी, जिस स्कूल में 25 बच्चे 26 बच्चों से कम होंगे वहाँ एक वर्कर रहेगा। पिछले 8-9 साल से काम करने वाला वो वर्कर आज 1000 रुपये की नौकरी, चलो भाई कल को आशा होती है सरकार से, यहाँ सरकारी नौकरी है, कल को कुछ पक्का होगा, कुछ हमारा दिहाड़ीदार बनाएंगे, लेकिन उसके बजाय सरकार उनकी छंटनी कर रही है, उनको बेरंग घर में बिठा रही है। तो हमारी ये भी मांग है कि वो बंद होनी चाहिए। दूसरी तरफ महंगाई के इस दौर में 1000 रुपये में घर परिवार चलाना बड़ा भारी मुश्किल है, तो उसके लिए हमारी ये भी मांग है कि उसके लिए हमें मिनिमम वेज जो सरकार द्वारा जो तय है वो मिलना चाहिए। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सूद समुदाय में आपसी भाईचारे और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से सूद सभा द्वारा हर वर्ष सूद मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है ताकि आपसी मेलजोल के साथ साथ बच्चों की प्रतिभा को भी उजागर किया जा सके। मेले के दूसरे चरण में शनिवार को शिमला के राम मंदिर में सूद सभा द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें सूद सभा के संबंधित बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सूद सभा द्वारा सूद मेला 2014 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सूद सभा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। मेले के दूसरे चरण में शिमला के राम मंदिर में सभा द्वारा पेंटिंग, रंगोली, मेहंदी जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें बच्चों सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सूद मेले के संयोजक अश्वनी सूद ने जानकारी देते हुए बताया कि सूद सभा मेले का आयोजन सूद समुदाय के लोगों में मेलजोल और भाईचारे की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से करता है। उन्होंने कहा कि मेले के दूसरे चरण का समापन समारोह 14 सितंबर को होगा, जिसमें प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। 14 तारीख को जो हमारा फंक्शन है, गीत संगीत व नृत्य का है, इसके साथ बेबी शो का कार्यक्रम है। साथ में हमारे कल मुख्य अतिथि श्री R.K. सूद, चीफ कंजर्वेटर HP फॉरेस्ट आ रहे हैं। उनके द्वारा जो प्रतियोगिताओं के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे हैं उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। जो हमारे मेले का मेन मकसद रहता है कि अपने बरादरी के बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा है उसको उजागर किया जाए, और उसको जो उजागर जो हो गया उससे बच्चों का हौसला बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़कर हर जगह कंपटीशन में भाग लेते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। अब भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में भारतीय बौद्धिक परंपराओं और रीति रिवाजों पर शोध होंगे। साथ में सेमिनार और सम्मेलनों के माध्यम से इनके सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया जाएगा। संस्थान की नवनियुक्त पहली महिला अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रकला पाड़िया ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई। वहीं संस्थान के निदेशक चेतन सिंह ने कहा कि उच्च अध्ययन संस्थान की इमारत के जीर्णोद्धार पर 50 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च का अनुमान है, जिसके लिए मानव संसाधन मंत्रालय को इसके दस्तावेज सौंपे गए हैं। शिमला में अपनी पहली पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की नवनियुक्त अध्यक्ष चंद्रकला पाड़िया ने भारत की बौद्धिक परंपराओं के उच्च स्थान का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व भर में भारतीय परंपराओं, यहाँ के वेदों, उपनिषदों, ग्रंथों, दार्शनिकों और महान विभूतियों को जानने और समझने की जिज्ञासा है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम लोग
पाश्चात्य संस्कृति से अधिक प्रेरित होते जा रहे हैं। प्रोफेसर पारडिया ने कहा कि उच्च अध्ययन संस्थान में बौद्धिक परंपराओं के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने के लिए यहाँ शोध, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भले ही आज महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिए जाने की बात की जाती हो, लेकिन भारत में अभी भी पुरुष प्रधानता की प्रवृत्ति बरकरार है। उन्होंने महिला आरक्षण पर बल दिया, लेकिन साथ ही जाति आधार पर आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं को संपूर्ण शिक्षित करने की आवश्यकता जताई ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। जरूर करूंगी, मैं उनसे अपॉइंटमेंट तो मांगूंगी ही। अगर वो मुझे नहीं अपॉइंटमेंट दे पाते हैं क्योंकि इतना व्यस्त रहते हैं, मैं समझ सकती हूँ, तो पत्र लिखूंगी। पत्र वो ज़रूर पढ़ते हैं और मैं HRD मिनिस्टर से भी कहूँगी, क्योंकि अब तो मेरा दायित्व होता है कि मैं अगर मुझे यहाँ भेजा गया है तो इस संस्थान के उत्थान के लिए मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ वो करना तो मेरा पहला दायित्व है। इसके जीर्णोद्धार के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है और उसके लिए किस तरह के प्रयास ये अभी बताया ना कि इन्होंने बताया 56 करोड़ है, और उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट काफ़ी लिबरल भी रही है, काफ़ी पैसा उन्होंने दिया भी है। और मैं देखिए परसों मैं आई हूँ, अभी कल मैं सारा अकाउंट्स जो है अभी तक मैंने मुलाकात की है आपके 4th क्लास एम्प्लॉइज से, अफसरों से, टीचर से। अब कल मैं सारा ये अकाउंट देखूँगी, कितना पैसा इन्होंने मांगा है। सारी चीज़ें देखने के बाद मैं उसकी एक रिपोर्ट बनाऊंगी और फिर उस रिपोर्ट को मैं मिनिस्ट्री को जो है सबमिट करूंगी और कन्विंस करूंगी कि ऐसी हेरिटेज बिल्डिंग का रखरखाव कितना आवश्यक है। देखिए, जो माइंड होता है, सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में, एरिक फ्रॉम एक बहुत बड़ा थिंकर हुआ है, उसने कहा दुनिया में कोई भी रिवोल्यूशन माइंड से आता है, विचार से आता है। तो ये विचार पैदा करने वाली ये बिल्डिंग है। आपको बता दें, ये जो संस्थान है इससे बहुत कुछ पैदा हुआ है। वहीं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक चेतन सिंह ने बताया कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रीय धरोहरों में शुमार है और इसके रखरखाव, मुरम्मत और जीर्णोद्धार पर करीब 50 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है, जिसके लिए मानव संसाधन मंत्रालय से जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए 1.5 लाख पर्यटक यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान का ये प्रयास रहेगा कि पर्यटकों के आवागमन से इस महत्वपूर्ण इमारत को किसी तरह का नुकसान ना हो। सबसे पहली ज़रूरत जो हमें इसके कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के लिए है वो ये है कि कुछ दीवारें और कुछ जो छतें हैं उनमें काफ़ी क्षति पहुंची है बरसात वगैरह की वजह से। तो इनिशियल जो अर्जेंट रिपेयर है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैसा हमें दिया है, जो उस इमीडिएट इमरजेंट रिपेयर के लिए अभी काफ़ी है। और बाकी जो कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जैसे वुड वर्क और रूफ़ का काम और कुछ ग्लेजिंग इधर है, वो हम बाद में करेंगे। तो कुल जो एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और CPWD और बाकी संस्थान से मिलकर एक हमने प्रोजेक्ट बनाया था, और किस तरह ये रेस्टोरेशन कंजर्वेशन की जाए वो सारा देखते हुए और पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मेथड्स इस्तेमाल किए थे उसी तरह इसको रिस्टोर करने में। तो वो प्रोजेक्ट तकरीबन 50 करोड़ के लगभग का है। गर्मी में पर्यटक ज़्यादा आते हैं तो उस समय हमें ज़्यादा थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है उसको रेगुलेट करने के लिए, और एक बार में बहुत ज़्यादा ना आए, छोटी बैचेस में आए, ये हम सारा सोचेंगे और किस तरह इसको रेगुलेट किया जाए इस पर हम अभी काम करेंगे। पर ये मिल बैठकर और लोगों से को समझाकर ही बात होगी, नहीं तो मुश्किल हो जाता है और इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। नूरपुर के डमटाल में एक महिला का उसके ही पति ने कत्ल कर दिया। पति पत्नी के बीच कई दिनों से किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे। मामला यहां तक पहुंच गया कि पति ने अपने ही घर में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। नूरपुर के डमटाल में एक महिला का उसके पति द्वारा ही कत्ल कर दिया गया। पति पत्नी के बीच कई दिनों से किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे। मामला यहां तक पहुंच गया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या ही कर डाली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। इस बारे में मौके पर पहुंचे नूरपुर के DSP मनोज जोशी ने बताया कि डमटाल की त्रिशला देवी की उसके पति द्वारा ही हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये यहाँ पर डमटाल में जहाँ हम अभी खड़े हैं मोटलीगंज के पास, यहाँ सुबह हमें रिपोर्ट मिली कि त्रिशला नाम की एक लेडी है
मृत अवस्था में पाई गई और उसके पति साहिल पर आरोप लगाया कि उसने उसका मर्डर किया है। उनके बीच में काफ़ी समय से तनातनी रहती थी, तो हमने एक मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज कर लिया है और अभी फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। स्टेट फोरेंसिक टीम आई हुई है धर्मशाला से, फिजिकल एविडेंसेस यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। धर्मशाला से मौके पर पहुंचे फोरेंसिक टीम के डॉक्टर एस.के. पॉल ने बताया कि मौके से सबूत जुटा लिए गए हैं और अब आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दस्तिया में कुछ हमें फिजिकल एविडेंसेस मिले हैं मौके से, उनको हमने इकट्ठा किया है और उसको अब जांच के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा जाएगा पुलिस द्वारा। वहाँ जांच के बाद हम किसी उसमें पहलू पहुँचेंगे। जैसे बाईं आँख पे नीलगो के निशान है और गर्दन पे भी कुछ नीलगो के निशान पाए गए हैं और टी शर्ट पे भी कुछ ब्लड देखा गया है। तो पूरा जो इसका फिजिकल एविडेंसेस के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे कि क्या इसमें आगे करना है। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलील उल्लाह ने शिमला के लक्कड़ बाजार बस अड्डे के समीप ईदगाह कॉलोनी का दौरा किया और वक्फ बोर्ड के किराएदारों व बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जाधारियों की समस्याओं को सुना और उनके तुरंत समाधान का आश्वासन दिया। ईदगाह कॉलोनी पहुंचने पर ख्वाजा का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी। प्रदेश में वक्फ बोर्ड के किराएदारों को उनकी समस्याओं के निदान की उम्मीदें जग गई है। वक्फ बोर्ड अपने किराएदारों से मिलकर उनकी किराएदारी, लीज और अतिक्रमण संबंधी मांगों को जानने के लिए प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलीलुल्लाह सभी किराएदारों से मिल रहे हैं। इसी की शुरुआत उन्होंने शिमला में ईदगाह कॉलोनी के दौरे से की। कॉलोनी पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वक्फ बोर्ड के किराएदारों को उम्मीद है कि उनकी लंबित मांगें जल्द पूरी होंगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। मैं ईदगाह कॉलोनी में रहता हूं और ख्वाजा साहब चेयरमैन बने, उनकी तमन्ना थी कि मैं ईदगाह जाऊं और ईदगाह का दौरा करूं और लोगों की समस्याएं सुनूं। तो आज के दिन ख्वाजा साहब चेयरमैन हिमाचल वक्फ बोर्ड कॉलोनी में आए और उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी। पानी, बिजली और किरायानामा अलॉटमेंट के बारे उन्होंने कॉलोनी के लोगों को पूरा आश्वासन दिया कि जो कुछ हमारे प्रीव्यू में होगा हम उसको जल्दी से जल्दी करेंगे और सोमवार से इस कार्य पर हम अपना कार्य शुरू करते हैं। कॉलोनी का प्रधान के होने के नाते से पूरी कॉलोनी की तरफ से धन्यवादी हूँ ख्वाजा साहब का और राज साहब का। राज साहब ने हमारे को चेयरमैन इतने अच्छे दिए जो कि किसी भी कौम का बंधन नहीं है। इनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर आदमी, हर धर्म, हर मज़हब एक है और उसके लिए काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद यही है कि वो काम हमारा जो रुके हुए हैं वो होंगे। बहुत जल्द से जल्द हमारे काम का सुधार होगा। सोमवार का, मंडे का टाइम दिया, शुरू कर देना है। मंडे से शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह ये डेफिनेट लग रहा है। अपने दौरे के दौरान वक्फ बोर्ड के प्रदेशाध्यक्ष ख्वाजा खलीलुल्लाह ने सभी किराएदारों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड के किराएदारों को वक्फ बोर्ड कार्यालय में आकर अपनी समस्याएं रखने को कहा गया है ताकि उनका निदान किया जा सके। कॉलोनी में आके बड़ी खुशी हो रही और सबसे ज्यादा मुझे यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, जो मोहब्बत दिखाई और जो मेरे साथ इतना प्यार से, इतने इनके क्या मिसाल, तो इतनी अच्छी प्यार से मुझे मिले, इतने अच्छे प्यार से मेरे रिस्पेक्ट किए। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की कॉलोनी के जो प्रॉब्लम्स है कानूनी तौर पे वो जो वक्फ बोर्ड के अंदर आता दायरे में, उसके हिसाब से हम इनका पूरा सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और इनको जितनी अच्छे से अच्छा काम कर सके, इनके जो मुश्किलात है जो है वो सब हर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। मैं ये चाहूँगा कि इन लोग मंडे से हमारे वक्फ बोर्ड के ऑफिस आए और अपने अपने प्रोसीजर से काम शुरू करवा दें और मैं पूरा करने के लिए बेचैन था और आज एक इतना अच्छा दिन लगा, मुझे अच्छा दिन महसूस हो रहा है कि इन सब भाइयों में, बहनों में, सब में आया मैं और इन्होंने इतना मेरा वार्म वेलकम किया जिसका कोई हद नहीं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में शिमला लोकसभा युवा कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा ब्रिगेड ने अपनी भावी रणनीति पर चर्चा की। शिमला लोकसभा के युवा कांग्रेस अध्यक्ष संजय ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव गोविंद शर्मा, लोकसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस महासचिव और सभी विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्ष शामिल हुए।
संजय ठाकुर ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि युवा कांग्रेस आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस सरकार के लिए एकजुट होकर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह 17 सितंबर से शिमला लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर युवाओं को संबोधित करेंगे। Discuss about programs LYC, UYC and zone level लीडरशिप में, इनके सीएमशिप में और इनकी अध्यक्षता में आज इस बैठक में का उद्देश्य अभी युवा कांग्रेस के जो भी आगे के हमारे कार्यक्रम हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। विधानसभा स्तर पे अभी हमारे क्या काम होने हैं और लोकसभा स्तर पे हमें क्या काम करने हैं। जैसे कि अभी तक की हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो हिमाचल प्रदेश में चहुमुखी विकास हुए हैं, उसका हमें लोगों तक उन्हें पहुंचाना है और उसके युवा कांग्रेस के माध्यम से हमें हर असेंबली स्तर पे और हर पंचायत स्तर पे हमें कार्यक्रमों का बहुत जल्दी आयोजन किया जाएगा। और यह एक इस मासिक बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हमें सभी को संगठित होके और हमें चाहे पंचायती राज के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे हों, चाहे वो SC ST OBC से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी माइनॉरिटी कन्वेंशंस हो, सभी मुद्दों पर जो है चर्चा की गई। और मुख्य रूप से अभी 17/9/2014 से अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य सिंह जी का शिमला लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करना निश्चित हुआ है, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी और उनके साथ प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिवगण, प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिवगण और शिमला लोकसभा का मैं स्वयं अध्यक्ष होने के नाते और साथ ही हमारे महासचिवगण शिमला लोकसभा के हर विधानसभा क्षेत्रों में जाके वो युवाओं को संबोधित करेंगे। जैसे कि मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा, 17 तारीख को शिमला से पहला प्रोग्राम पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में होना निश्चित हुआ है। उसके बाद उसी दिन श्री रेणुका विधानसभा क्षेत्र के नौराधार में होना निश्चित हुआ है। और 18 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी शिलाई विधानसभा क्षेत्र के शिलाई में युवाओं को संबोधित करेंगे और उसके पश्चात वे 19/9/2014 को वे ज़िला सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र में और साथ ही नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में और 20 तारीख को अर्की विधानसभा क्षेत्र में भारी युवाओं के जनसमूह को संबोधित करने जा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आई भारी त्रासदी में प्रभावित लोगों के लिए मदद पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने शिमला से जम्मू कश्मीर के लिए राहत सामग्री रवाना की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने राहत सामग्री से लैस ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर शिमला से भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज और पार्टी प्रवक्ता गणेश दत्त भी मौजूद थे। राहत सामग्री में कई किलो राशन और जरूरी कपड़े जैसी कई चीजें शामिल है। वहीं इस मौके पर प्रेम कुमार धूमल ने सभी से जम्मू कश्मीर में हुई जबरदस्त तबाही से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने प्रदेश भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर भेजी गई राहत सामग्री का ब्यौरा दिया। और भारी बारिश से नुकसान हुआ है, उसके दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी सारे देश में राहत राशि, राहत का सामान इकट्ठा कर रही है। हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक मंडल प्रयास कर रहा है। शिमला मंडल ने पहल की है, सबसे पहला ट्रक इनका सामान का गया है, जिसमें 16 क्विंटल आटा और 11 क्विंटल चावल,
225 नए कंबल, 100 किलो दालें, 102 किलो नमक, 2 पैकेट्स देसी घी के, साबुन की 50 टिक्कियाँ, 50 लीटर तेल, 10 किलोग्राम दलिया और 25 जोड़े रेडीमेड कपड़ों के बच्चे, महिलाओं और पुरुषों के दिए हैं। सारा सामान नया भेजा गया है, क्योंकि कई बार यूज़ किया गया सामान भेजते हैं तो लोग इस्तेमाल करने में परहेज महसूस करते हैं। इसलिए हमारा प्रयास सारे प्रदेश में यही है, हर मंडल से सामान इकट्ठा करें और पैसा इकट्ठा करके अच्छा सामान खरीद के दें। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल।